बिजनेस करते हो, ब्रांड बनाना है तो ये गोल्डन स्टेटमेंट ले लो। आपका ब्रांड वो नहीं जो आप अपने कस्टमर्स को बताते हो, बल्कि वो है जो कस्टमर्स आपके ब्रांड के बारे में खुद में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भी किशोर वापस आ गया हूँ डिज्नी पे एक और हाई इन डिमांड वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी आइकिया के बारे में। जानेंगे कैसे 5 साल के छोटे से बच्चे ने साइकिल पर माचिस बेचते बेचते इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। और हम बात करेंगे आइकिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे इंसाइटफुल लेसन मिलेंगे। और आज तक मैंने जितनी भी केस स्टडीज बनाई हुई है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भाई सबसे हटके होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो आइकिया की कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1926 में, जब स्वीडन की एक रूरल फैमिली के अंदर इंगवर कंपार्ट का जन्म होता है। बचपन से ही अपनी फैमिली की कंडीशन को काफी अच्छा देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने बचपन में रियलाइज कर लिया था कि हमारी जो फैमिली का कंडीशन है वो पुअर क्लास से काफी ज्यादा बिलोंग करती है। तो यहाँ जहाँ जो दूसरे बच्चे खिलौने पे खेलते थे या फिर मौज मस्ती कर रहे थे, इन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में साइकिल पर जा जाकर के घरों में जा जाकर माचिस बेचने का काम करते थे। आप समझ सकते हो कि आज के 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो ढंग से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और वो उस समय 5 साल की उम्र में माचिस बेचा करते थे, वो भी साइकिल पर जा जा करके। और एक चीज आप समझ लो कि अगर आपको कुछ सीखना है, मान लो अगर आपको बिजनेस करना सीखना है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसको सीखने का करना। उसमें करने के लिए उतर जाओ, आप जल्दी बहुत कुछ सीख जाओगे। और यही इनको बेनिफिट मिला अपने अर्लियर लाइफ में, जहाँ इनको कस्टमर की बाइंग बिहेवियर या फिर होलसेलर से कैसे माल लेना है, कैसे उनको पेमेंट करना है, इनको अर्लियर लाइफ में अच्छा खासा नॉलेज होने लग गया। और मात्र 10 साल की उम्र में ये पेन हो गया, पेंसिल्स हो गए, स्टेशनरी के सारे आइटम्स हो गए, ग्रोसरीज वगैरह हो गए, फिशेस वगैरह हो गए, और जो फ्लावर्स के सीड्स वगैरह आते थे, और तो और जो क्रिसमस का जो ट्री का डेकोरेशन होता है, वो सब के भी जितने भी आइटम्स होते थे सबको ये बेचना शुरू कर दिया अपने स्कूल्स में भी, और अपने जो लोकल एरियाज होते हैं वहां पर भी। हालांकि इंगवर को एक डायस्लेक्सिया नाम की डिजीज भी थी, जो कि एक लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर आता है, लेकिन उन्होंने उसमें भी कभी हार नहीं मानी और अपने हार्डवर्क के बलबूते पे स्कूल्स में भी अच्छे मार्क्स लेकर आए, जिसके कारण इनके पिताजी ने इनको कैश रिवॉर्ड किया। और इस कैश रिवॉर्ड को और अपने बिजनेस के प्रॉफिट में किए हुए कुछ सेविंग्स को, दोनों को इन्होंने मिलाया और मात्र 17 साल की उम्र में आइकिया की फॉर्मेशन कर दी। और आइकिया में सबसे शुरुआत में इन्होंने हाउस होल्ड के जितने भी आइटम्स होते हैं सबकी सेलिंग करना शुरू कर दी। वो गए डायरेक्ट होलसेलर के पास और वहां का कैटलॉग उठाया, और उसके ऊपर से अपना छोटा सा मार्जिन ऐड करके मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। और उस समय जो प्रोडक्ट की वो डिलीवरी कर रहे थे वो मिल्क वैन से कर रहे थे, मतलब कि वो माल उठाया वहां से, मिल्क वैन पे लोड करवाया, और वहां पे जाकर के फिर इंडिविजुअली सबके घरों में जाकर अपने लोकल एरियाज में प्रोडक्ट की डिलीवरी करने लग गए। अब इनके फर्नीचर बिजनेस में एंट्री कुछ इस तरह से होती है, जब उनके कस्टमर का फोन आता है और कस्टमर बोलता है कि मैंने आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग देखा है, उसमें आप कई सारे प्रोडक्ट्स देते हो, लेकिन मुझे फर्नीचर चाहिए, क्या आप वो दे सकते हो मुझे? तो इनका आंसर था भाई सीधा कि हाँ हम दे सकते हैं। और ये पहुंच गए अपने लोकल एरिया के होलसेलर के पास, वहां से कैटलॉग उठाया और डायरेक्ट पहुंच गए कस्टमर के गेट के पास, अपना जो कैटलॉग है सारा दिखा दिया, माल पसंद करवा लिया, और फर्नीचर की तुरंत डिलीवरी भी करवा दी। और वहां उनके डिलीवरी करने के बाद, उस बिजनेस को डील फाइनल करने के बाद, ये इन्होंने क्या रियलाइज किया कि हम जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी बेचा फर्नीचर के अंदर, तो दोनों का मार्जिन देखा जाए तो ज्यादा मार्जिन बच रहा है फर्नीचर के अंदर। और वो भी कब? जब मार्केट की रेट से हम कम रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अब इन्होंने फोकस करना शुरू किया कि हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, बस फर्नीचर के बिजनेस में एंट्री मारेंगे और इसी को बड़े स्केल पे काम करेंगे। अब भैया बिजनेस बड़ा करना है तो डील भी बड़ी होगी, तो ये चले गए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास कि जो भी फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां से बल्क के माल उठाना शुरू कर दिया, और वहां के जो भी उनके कैटलॉग थे उस पर छोटा सा मार्जिन ऐड किया, और सारे प्रोडक्ट की डिलीवरी, सारे फर्नीचर की डिलीवरी ये एंड कंज्यूमर के पास खुद से करने लग गए। और देखते ही देखते अपने इसी लो मार्जिन हाई वॉल्यूम के कारण ये अपने मार्केट में काफी ज्यादा लीडर बन गए, और जो भी इनके लोकल कॉम्पिटिटर थे सबको ये लगभग खत्म कर चुके थे। हालांकि इसको इनका हर्जाना ही भुगतना पड़ा, जहां साल 1955 में जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर थे सभी इनको बॉयकॉट करने लग गए और इनको माल देना ही बंद कर दिया। हालांकि इन्होंने इस क्रिटिकल सिचुएशन को भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बदल दिया, जहां इनकी जो भी फर्नीचर आइटम्स थे उसकी डिजाइनिंग, उसकी इन होम डिजाइनिंग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इनके जो भी फर्नीचर आइटम्स थे वो और ज्यादा एफोर्डेबल, स्टाइलिश और मोर अट्रैक्टिव बनाने लग गए। अब आज की करंट सिनेरियो की बात करें तो आज का जो भी फर्नीचर आइटम्स होता है उसकी जो इन होम डिजाइनिंग होती है वो स्वीडन के अंदर होती है। बात करें कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने फर्नीचर की, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में करते हैं, ताकि हमारा लेबर कॉस्ट और भी जितने भी कॉस्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाए, और जो फर्नीचर बनाने में जो कॉस्ट लगता है फाइनल कॉस्ट वो भी काफी ज्यादा कम लगे, और जो भी मार्जिन बच रहा है वो डायरेक्ट वो कस्टमर को पास ऑन कर दें, और लो मार्जिन पे और हाई वॉल्यूम पे ऑपरेट कर सके। चलिए हम बात करते हैं कि अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, कि आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन चुकी है। सबसे पहला इनका स्ट्रेटजी दोस्तों वो है कॉस्ट लीडरशिप मार्केटिंग। अब भैया इन्होंने बचपन से बिजनेस करा है, तो इनको बचपन से ही ये समझ में आ गया था कि कस्टमर को सस्ता माल चाहिए, चाहे क्यों भी हो सस्ता माल चाहिए।
तो सस्ता माल देने का मतलब भैया ये नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करो। अगर आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया सस्ता के चक्कर में, तो आप लॉन्ग रन में गिरोगे ही गिरोगे। और ये बात इनको अच्छे से पता थी, तो इसलिए उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबिलिटी के साथ वो क्वालिटी को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, और इसी कारण वो मार्केट में किंग भी थे। तो इसका सबसे बड़ा दो कारण था जहाँ पे उन्होंने कॉस्ट को रिड्यूस किया। सबसे पहले ये देख रहे थे कि जो भी मार्केट में जो पहले फर्नीचर बनाया करते थे उसकी पैकेजिंग को वो काफ़ी ज़्यादा लोग प्रीमियम रखते थे, लेकिन इनको जो अपना प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता दिखाना था, सस्ता शो ऑफ करना था। तो इन्होंने क्या किया कि सिंपल पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया, पूरा ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग रखी उन्होंने, और एकदम सिंपल और डिसेंट वे में बनाया इसको, जहाँ से जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है उसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट घट गया। और दूसरे में उन्होंने क्या देखा कि जो भी फर्नीचर पहले के टाइम पे मिला करते थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते थे, और उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल लगता था काफ़ी लंबा चौड़ा होने के कारण काफ़ी ज़्यादा वो कॉस्ट लगता था उसमें भी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको लाने में, ले जाने में, प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाने में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट था। तो इन्होंने क्या किया कि इसको पूरे मॉडल को ही बदल दिया। फिर वो लेके आए पोर्टेबल प्रोडक्ट्स, मतलब कि पोर्टेबल फर्नीचर, और उसको मतलब एक ही पैकेजिंग मटेरियल के अंदर, एक ही पैकेजिंग बॉक्स के अंदर सारे पार्ट्स को रख दिया, ताकि जो कस्टमर है वो घर में ले जा करके वो एक मैनुअल गाइड से सारे प्रोडक्ट्स को, सारे पार्ट्स को खुद से ही असेंबल कर सके। और ये जो उनका मॉडल था वो था डाई डाई प्रोडक्ट्स, बोले तो डू इट योर सेल्फ, आरटीए, रेडी टू असेंबल प्रोडक्ट्स। तो ये डाई और आरटीए के ऊपर काम कर रहे थे, और इसी कारण से ये जो भी प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है उसको घटाने के कारण जो भी मार्जिन बच रहा था वो डायरेक्ट कस्टमर को पास ऑन कर देते थे, और इनका जो लो मार्जिन हाई वॉल्यूम वाला काम यहाँ भी करता था, और इसी कॉस्ट लीडरशिप मार्केटिंग के कारण ये मार्केट में आज लीडर बने हुए। दूसरा इनका स्ट्रेटजी दोस्तों वो है अपसेलिंग बाय यूजिंग डिकॉय इफेक्ट। अब अपसेलिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कस्टमर को ज्यादा माल बेच देना, या फिर अपना जो भी प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट है उसको बेच देना। लेकिन ये भैया डिकॉय इफेक्ट क्या है, तो इसको आप एक एग्जांपल समझो। एक आइकिया का इन्होंने 3 कैबिनेट सेल्फ इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ए जो कि 2000 का है, बी जो कि 4000 का है, और सी जो कि 4500 रुपए का है। सबके फ्यूचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ए के अंदर क्या है कि जो इसका इनर स्पेस है वो काफी ज्यादा कम है, और ये साइज में भी छोटा है, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा लो क्वालिटी का गया है। बी के ऊपर बात करें तो इसका जो इनर स्पेस है काफी ज्यादा है, और ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो ये ए के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मीडियम क्वालिटी का ही है। अब आते हैं सी के ऊपर। तो सी जो कि 4500 रुपए का है, इसका जो प्रीमियम क्वालिटी का जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया हुआ है। साथ ही इसका इनर स्पेस भी बी के जैसा ही है, और साइज भी इसका बी के जैसा ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ एक फ्री प्रोडक्ट, फ्री कंपार्टमेंट मिलने वाला है जो कि 1000 रुपए का है। अब इन तीनों को कंपेयर करो और कस्टमर को छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इन तीनों में कौन सा लेना पसंद करोगे। आई एम डाउन श्योर कि ज्यादातर लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन सी को ही चूज करेंगे और सी कैबिनेट सेल्फ को लेंगे। लेकिन रुको, सबसे पहले आइकिया का जो सबके पीछे जो साइकोलॉजिकल मैसेज है उसको देखो। अब आइकिया क्या करता है कि उन्होंने जो 3 कैटेगरी की जो सेल्फ निकाले हुए कैबिनेट सेल्फ, ए नंबर जो है वो बजट सेगमेंट के लिए, बोलते जो मिडिल क्लास की फैमिली आती है और अपने बजट को काफी ज्यादा वो मिनिमाइज रखते हैं, तो वो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वो छोटा भी है और उनका रेट भी तो कम पड़ रहा है, 2000 रुपये पड़ रहे हैं मात्र, तो वो वैल्यू फॉर मनी है ही है। ठीक है। अब सी की बात करते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, साथ ही आपको फीचर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के, ये छोटा है ये बड़ा है, और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा ये कम है, और ये काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। तो देखा जाए तो इसमें एक फ्री कंपार्टमेंट भी दिया जा रहा है आपको 1000 रुपए का, तो ये 4500 रुपए का है। तो देखा जाए तो दोनों अपनी जगह पर वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन जो बीच की बात की जाए बी नंबर की, तो ये कहाँ तक देखा जा रहा है कि जो ए का जो बी का साइज है और जो सी का साइज है वो लगभग सेम है, साथ ही जो इनर स्पेस है वो भी सेम है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो बी का गंदा है सी से, और ठीक है बी का गंदा है सी से, और साथ ही जो फ्री कंपार्टमेंट हमको सी में मिल रहा है वो बी में कुछ नहीं मिल रहा है। और दोनों का जो प्राइस अगर कंपेयर किया जाए, सबसे बड़ा प्राइस तो ये 4000 का और ये 4500 का है, और यहाँ पे फ्री कंपार्टमेंट भी मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए जो बी जो प्रोडक्ट है वो वर्थ इट नहीं है, वो इसको लेना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि 500 की अगर हम कंपेयर करें दोनों में, 4000 और 4500 में, तो 500 का ही अंतर है, और काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी भी मिल रहा है और साथ साथ फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है। तो ज्यादातर लोग ए को या फिर डायरेक्ट सी को ही प्रीफर करेंगे, बी का पीछे कोई काम नहीं है, और यही स्ट्रेटजी हर ब्रांड यूज करते हैं आजकल। लेकिन भाई यहाँ भी ऐसा नहीं है कि जो ए कैटेगरी के इनकी जो सेल्फ है कैबिनेट सेल्फ वो काफी ज्यादा और काफी गंदे क्वालिटी का है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो वैल्यू फॉर मनी है, और जितना हिसाब से वो पे कर रहे हैं 2000 रुपए, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया गया है। अब यही रीजन भी है कि जो भी जो प्रोडक्ट लेते हैं मिडिल क्लास वाले, तो जो वो प्रीमियम पे शिफ्ट होते हैं, जब उनकी सैलरी जब ज्यादा आने लग जाती है तो प्रीमियम जब शिफ्ट होते हैं, और जब प्रीमियम प्रोडक्ट लेने लग जाते हैं 4500 रुपए वाला, तो वो उसी को प्रीफर करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो ट्रस्ट है वो यहीं पे बिल्ड हो जाता है कि 2000 रुपये में जब ये ऐसा दे रहे हैं तो 4500 रुपये में और हमको कितना अच्छा देंगे।
तो यही इनका जो रीजन है वो अपसेलिंग होता है इसी के कारण से, और डिको इफेक्ट यहीं पे काम करता है इनका। अब तीसरा जो इनका स्ट्रेटजी है दोस्तों वो है ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी। अब ये क्या चीज है, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब जो मैकडी है वो कहाँ की कंपनी है, यूएस की, लेकिन देखा है तो वो इंडिया में भी काफी ज्यादा डोमिनेंसी फैला रहे हैं, लेकिन कैसे? तो देखो, मैकडी का जो सबसे सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो है बिग मैक बीफ बर्गर। लेकिन इंडिया में देखा है तो ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है, हाँ ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन उस मार्केट को देख करके, यहाँ के लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देख करके, यहाँ की कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल के जो नॉर्म्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया के लिए एक अलग सिग्नेचर प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जिसका नाम है चिकन महाराजा मैक। और साथ ही उन्होंने बर्गर के रेंज में एक इकोनॉमिकल बर्गर निकाला है 20 रुपए का, जो कि है आलू टिक्की बर्गर। अब देखा जाए तो यही सब स्ट्रेटजी आइकिया भी अपनाता है, मतलब कि वो जिस देश में भी जाते हैं वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल और जो भी कस्टमर के प्रेफरेंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से वो वहाँ के प्रोडक्ट की जो इन डिमांड है, जो इन डिजाइन है, जो प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाता है वो उस देश के हिसाब से ही करवाता है। और यही स्ट्रेटजी वो अपनाता है हर देश में, दुनिया के हर देश में, जिस देश में भी वो जाता है वहाँ के लोकल जो भी सप्लायर होते हैं, जो फर्नीचर के प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होते हैं, वो उनको इसी स्ट्रेटजी से पूरा खत्म कर देता है, पूरा नॉकआउट कर देता है। मतलब भाई अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो जैसा देश वैसा भेस वाले काम करते हैं। और आज अपने इन्हीं स्ट्रेटजी कारण का जो टोटल प्रेजेंस बना हुआ है वो 59 डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल है, जहाँ पे इनके टोटल 456 आईकिया के स्टोर्स मौजूद हैं। और आज अपने सारे कस्टमर्स के प्रेफरेंस और टेस्ट को ध्यान में रखते हुए इनके पोर्टफोलियो के अंदर 12,000 से भी ज्यादा का प्रोडक्ट रेंज बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को ज्यादा वाइड प्रोडक्ट का चॉइस मिल जाता है, जहाँ वो अपने मन चाह प्रोडक्ट को उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। और आज इन सारे स्ट्रेटजी के साथ साथ ये कस्टमर्स की इम्पल्सिव बाइंग और साथ साथ ओमनी चैनल पे भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जिससे आज के टाइम पे इनके जितने फिजिकल स्टोर्स है, ऑफलाइन स्टोर्स, उनका जो एवरेज साइज होता है वो 3 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का होता है, जो कि 5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का है। और इनके जो भी स्टोर्स हैं उसके अंदर ये बच्चों के लिए प्ले एरिया, फूड स्टॉल, बेवरेजेस स्टोर, रेस्ट के लिए जगह, मतलब सब कुछ बना कर रखा है। और इनका जो भी ये स्टोर्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट मेथड के ऊपर काम करते हैं, जो कि सुपर मार्केट फॉलो करते हैं इस रूल को। और ये क्या रूल है, तो इनका जो स्टोर्स है उसके अंदर एंट्री गेट और एग्जिट गेट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अवेलेबल है, ताकि जो भी कस्टमर से ज्यादा समय तक स्टोर्स पे समय बिताए, सारे प्रोडक्ट को देखते हुए जाए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक, और जब वो थक जाए तो कुछ बैठ जाए, रेस्ट कर ले, भूख लगे तो खाना खा ले, उनके बच्चों को खेलने का मन करे तो प्ले एरिया वहाँ खेल भी ले। मतलब कि ज्यादा ज्यादा लोगों को समय बिताना है उनके स्टोर्स पे, और उनको घूमते फिरते खाते पीते वो उन चीजों को भी खरीद लेंगे जिसके लिए वो प्री प्लान नहीं करके आए। और इसी को कहते हैं हम इम्पल्सिव बाइंग। मतलब कि जो भी कस्टमर प्री प्लान नहीं किया हुआ है अगर वो उसको भी खरीद रहा है तो इसी को कहते हैं इम्पल्सिव बाइंग। और आप सभी को आइकिया का इंडियन एंट्री के बारे में तो पता ही होगा कि जब आइकिया का इंडिया में एंट्री हुआ था और सबसे पहला जब इन्होंने स्टोर खोला था हैदराबाद के अंदर, तो वहाँ कितना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था। और इनके मात्र स्टोर खुलने से ही सिर्फ एक दिन में इनके टोटल स्टोर्स के ऊपर 40,000 से ज्यादा लोगों ने विजिट किया था सिर्फ एक दिन में। और जो पूरा ट्रैफिक जाम लगा था वो 4 से 5 घंटे का ट्रैफिक पूरा जाम ही था। और आज इनकी करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी जो 2020 रिसेंटली बीती है, तो ग्लोबली इनके जितने भी स्टोर्स हैं टोटली इनके 825 मिलियन विजिट्स आए एनुअली। और ये डाटा तो फिर भी कम है, जहां 2019 में इनका जो टोटल स्टोर्स पे विजिट आए हुए थे वो 1 मिलियन से भी ज्यादा का था। और ये तो बात हो गया ऑफलाइन की दुनिया की, जो फिजिकल स्टोर्स है इनके। ऑफलाइन की बात करें तो इनका जो वेबसाइट है उस पर एनुअली अभी 2021 में 4.3 बिलियन विजिट्स आए हुए हैं। और साथ ही बात करें इनके ऐप्स के बारे में, तो ऐप से भी जो 2021 का डाटा है उसमें लगभग 23.9 मिलियन डाउनलोड्स आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऑफलाइन के साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन का भी जो ओमनी चैनल स्ट्रेटजी बनाया हुआ है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। और आज आए कि आपने इन्हीं अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण पूरी दुनिया की फर्नीचर मार्केट में लीड कर रहा है। और इसी के कारण आज आइकिया का जो टोटल नेटवर्थ है वो है लगभग $60 बिलियन का। आईएनआर में बात करें तो वो हो जाता है लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक छोटे से 5 साल के बच्चे ने अपनी कड़ी मेहनत और जुनून के कारण आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, सबके साथ शेयर करो, ताकि सबको इनका जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, सबके पास पहुंच सके, और सभी आइकिया की जो जो पावरफुल स्ट्रेटजीज है उसका भी इस्तेमाल कर सके, उसको भी सीख सके। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक करके हमें मोटिवेशन देना, और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो के बारे में भी अपना जो फीडबैक है जरूर दो, ताकि मैं आगे और भी सुधार कर सकूं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट करो। चैनल में पहली बार आए हो, कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो घंटा का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं हम इसी तरह पावरफुल और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।